आपने पवन का एक सामान्य वर्गीकरण पढ़ा है। पवन का सामान्य वर्गीकरण आपने पढ़ा है, प्राथमिक पौने या ग्रही पौने, दूसरा द्वितीयक पौने या आवर्ती पौने और तीसरा स्थानीय पौने। अब क्या है, जब आप जियोफिजिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर पवन का वर्गीकरण इस आधार पर होता है कि उसका वेग, उसका डायरेक्शन और उसकी वेलोसिटी किन किन फोर्स और फोर्सेस, किस बल या किन किन बलों के प्रभाव में होती है, या रिजल्टेंट विंड क्या होती है, उस आधार पर परिणामी पवन किस दिशा में बहेगी, उस आधार पर पवनों का वर्गीकरण किया गया है। ये आपके छोटे एग्जाम में तो नहीं, टीजीटी पीजीटी में पूछे जाने की संभावना कम है। सरविंद सिंह की किताब में ये सब नहीं है ना, जो सरविंद सिंह की भौतिक भूगोल है उसमें ये सब नहीं है। लेकिन क्या है कि जैसे नेट जेआरएफ का एग्जाम देते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देते हैं, तो वहां पर ये प्रश्न आते हैं। नेट जेआरएफ या असिस्टेंट प्रोफेसर। एंटी ट्रिप्टिक विंड्स या एंटी ट्रिप्टिक विंड क्या होती है? ऐसी पौने होती है जो समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर काटती है। ऐसी पौने जो समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर काटती हो, उन्हें एंटी ट्रिप्टिक विंड्स कहते हैं। अब आपने ये देखा है कि समदाब रेखाओं को कैसे काटेगी, समदाब रेखाओं को 90 पर कैसे काटेगी पौने। जैसे आपने पढ़ा है कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर है मान लीजिए 1005 मिलीबार की समदाब या समभार रेखा, ना समदाब या समभार आइसोबार, और दूसरी है 1010 मिलीबार की समभार या समदाब रेखा। तो आपने पढ़ा है कि पवन कहां से कहां बढ़ती है? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन का प्रवाह होता है। तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनों का प्रवाह ऐसे हो जाएगा ना। आप देख रहे थे जब हाई प्रेशर इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की ओर हवाएं आती हैं। लेकिन क्या वर्टिकल आ पा रही थी? नहीं आ पा रही थी। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आवर्तन के कारण, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के घूर्णन या पृथ्वी के आवर्तन के कारण पृथ्वी की सतह पर एक प्रकार का विक्षेपक बल उत्पन्न होता है, डिफ्लेक्टिंग फोर्स जनरेट होता है। और इस डिफ्लेक्टिंग फोर्स के कारण पवनों और जलधाराओं की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन हो जाता है। उत्तरी गोलार्ध में पवनों और जलधाराओं की दिशा किधर विक्षेपित हो जाएगी? डिफ्लेक्टिंग फोर्स के प्रभाव से, कोरियालिस फोर्स के प्रभाव से घड़ी की सुई की दिशा या राइट हैंड साइड, और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा है लेफ्ट हैंड साइड। तो आपने देखा कि वहां पर जब आप पवनों का दिशा बता रहे थे, सन्मार्गी पौने, व्यापारिक पौने, ध्रुवी पौने, तो आपने देखा कि उत्तरी गोलार्ध में उनको आपने घड़ी की सुई के दिशा में मोड़ते गए, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में मोड़ते गए। वो पृथ्वी के घूर्णन के कारण है। और मान लीजिए कि पृथ्वी का सरफेस ऐसे स्थिर हो, पृथ्वी का सरफेस स्थिर हो और जगह जगह वायु दाब अलग अलग हो, तो वायु दाब प्रवणता बल किस दिशा में काम करेगा? प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बस काम करेगा। तो पवनों का वेग कैसा हो जाएगा? समदाब रेखाओं के लंबवत या 90 डिग्री पर। तो ऐसी पौने जो समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर काटती हैं, उन्हें एंटी ट्रिप्टिक विंड कहते हैं। तो एंटी ट्रिप्टिक विंड इसका मतलब कब जनरेट होगी? एंटी ट्रिप्टिक विंड कब जनरेट होगी? एंटी ट्रिप्टिक विंड तभी उत्पन्न होगी जब पृथ्वी स्थिर हो। और आप जानते हैं पृथ्वी के वायुमंडल के निर्माण के पहले से ही पृथ्वी घूर्णन, जब से पृथ्वी का अस्तित्व है तब से पृथ्वी घूर्णन कर रही है। वायुमंडल का निर्माण तो बाद में हुआ है, और पृथ्वी का निर्माण जब से हुआ है तब से घूर्णन हो रहा है। सभी आकाशीय पिंड घूर्णन भी कर रहे हैं, रोटेशन भी कर रहे हैं, आवर्तन भी कर रहे हैं, और परिक्रमा भी कर रहे हैं। अपने से बड़े हेवनली बॉडीज का परिक्रमा भी करते रहते हैं, अपने से बड़े आकाशीय पिंडों का ना। जैसे सूर्य की परिक्रमा करता रहता है पृथ्वी, ग्रह करते रहते हैं, तारों की परिक्रमा ग्रह करते रहते हैं, और ग्रहों की परिक्रमा उपग्रह करते रहते हैं। तो क्या होता है कि पृथ्वी घूर्णन कर रही है, तो घूर्णन के कारण तो विक्षेपक बल उत्पन्न होगा ही। सभी आकाशीय पिंड जहां पर भी वायुमंडल होगा, केवल पृथ्वी के ही वायुमंडल नहीं, बल्कि जहां पर हम लोग ज्योग्राफी में पृथ्वी के ही बारे में पढ़ रहे हैं, जहां पर भी घूर्णन होगा वहां पर क्या होगा? विक्षेपक बल जनरेट होगा। और विक्षेपक बल जनरेट होगा तो क्या होगा
कि ये समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर काटने वाली पवनों की उत्पत्ति होगी ही नहीं। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी तो घूर्णन कर रही है तो एंटी ट्रिप्टिक विंड की उत्पत्ति नहीं होगी। अर्थात आपने जब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने पढ़ा कि पवन की दिशा और वेग को कई फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। उसमें पहला क्या था? पहला था दाब प्रवणता बल, दूसरा पृथ्वी का घूर्णन, तीसरा अपकेंद्री बल और चौथा घर्षण बल ना। ये चार बलों के अधीन पवन का वेग होता है। तो अगर केवल एक बल के अधीन पवन का वेग हो जाए, केवल एक बल के अधीन पवन का वेग हो, कौन सा बल? दाब प्रवणता बल, प्रेशर ग्रेडियंट विंड। प्रेशर ग्रेडियंट क्या है? एकांक दूरी पर उत्पन्न दाबांतर को दाब प्रवणता कहते हैं। और ये दाब प्रवणता एक फोर्स जनरेट करती है जिसे दाब प्रवणता बल कहते हैं ना। दाब प्रवणता बल, तो जब पवन का वेग केवल दाब प्रवणता बल के अधीन होगा तभी पवन क्या होगा? समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर काटेगी। और समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर काटने वाली पवन ही क्या कहलाती है? एंटी ट्रिप्टिक विंड। और तभी एंटी ट्रिप्टिक विंड की उत्पत्ति होगी। इसका मतलब क्या है? जबकि पृथ्वी स्थिर है नहीं, गतिशील है, तो केवल दाब प्रवणता बल काम नहीं करेगा, बल्कि दाब प्रवणता बल के साथ और कौन सा बल काम करेगा? घूर्णन, पृथ्वी के घूर्णन कारण उत्पन्न विक्षेपक बल भी काम करेगा। अगर ऊंचाई पर भी बात कर रहे हैं, घर्षण बल वहां शून्य है, तब भी वहां पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स तो काम करेगा ही। तो इसलिए क्या हो जाता है कि पृथ्वी की सतह पर एंटी ट्रिप्टिक विंड की उत्पत्ति संभव नहीं है। पृथ्वी के वायुमंडल में या पृथ्वी की सतह पर एंटी ट्रिप्टिक विंड की उत्पत्ति संभव नहीं है। यह एक आदर्श दशा है, यह एक आइडियल कंडीशन है कि पृथ्वी पर आपने पढ़ा है कि वायु हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवन का प्रवाह होता है। पवन हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती है। दोनों स्थानों के उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब वाले स्थानों के बीच की दूरी अधिक होती है, तो पवन का वेग मंद हो जाएगा। समान दाबांतर रहेगा और दूरी को कम कर देंगे तो पवन का वेग बढ़ जाएगा। और समान दाबांतर है, दो स्थानों के मध्य समान दाबांतर है, दूरी बढ़ा देंगे तो पवन का वेग घट जाएगा। इसी आधार पर देखा गया कि पवन का वेग दोनों स्थानों के मध्य के दाबांतर के समानुपाती होता है और स्थानों के मध्य की दूरी के समानुपाती होता है। तो दो स्थानों के मध्य दाबांतर और उनके मध्य की दूरी से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही दाब प्रवणता बल है। और जब धरातल पर केवल दाब प्रवणता बल काम करे तो उस समय ऐसी पवनें उत्पन्न होंगी जो समदाब रेखाओं को 90 डिग्री पर काटेंगी और ऐसी पवनों को कहेंगे एंटी ट्रिप्टिक विंड। यह एक आइडियल कंडीशन है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी की सतह या इसके वायुमंडल में एंटी ट्रिप्टिक विंड संभव नहीं है, एंटी ट्रिप्टिक विंड की उत्पत्ति नहीं होती। आदर्श दशा है, यह प्रैक्टिकल नहीं है, बस थियोरी में आपको पढ़ना है। फिर इसके बाद हम लोग दूसरी बात कर रहे हैं भूविक्षेपी पवन, जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड, भूविक्षेपी पवन, जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है कि आपने देखा कि ये है समदाब रेखा 1005 मिलीबार की, ये है समदाब रेखा 1010 मिलीबार की। बताइए पवन का वेग किधर से किधर होगा? उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर होगा। तो दाब प्रवणता बल ना, दाब प्रवणता बल किधर काम करेगी? यही से ना 1010 मिलीबार से 1005 मिलीबार की ओर पवन का दाब प्रवणता बल काम करेगी। अगर किसी स्थान पर, लेकिन आपने पढ़ा कि जो पवन का वेग है केवल दाब प्रवणता बल के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगी, बल्कि और किसके प्रभाव से प्रभावित होगी? कोरियालिस बल के भी प्रभाव से प्रभावित हो जाएगी। तो अगर किसी स्थान पर कोरियालिस बल और दाब प्रवणता बल दोनों इक्वल हो जाए और अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो, तो उस दशा में क्या होगा कि समदाब रेखाओं के समानांतर पवनों की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसी पवनें जो समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है उन्हें कहते हैं जियोस्ट्रॉफिक विंड। जियोस्ट्रॉफिक विंड क्या होती है? समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने वाली पवनों को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। लेकिन इसमें थोड़ा सा और जोड़ना पड़ेगा, समदाब रेखाओं के समानांतर सीधी रेखा में प्रवाहित होने वाली पवनों को जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। समदाब रेखाओं के समानांतर है, ये देखिए समदाब रेखाएं इनके समानांतर है, पैरेलल है, किंतु सीधी मार्गों पर प्रवाहित स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने वाली जो पवनें होती हैं उन्हें जियोस्ट्रॉफिक विंड कहते हैं। इनकी उत्पत्ति कैसे होती है? जब दाब प्रवणता बल और भूविक्षेपी बल बराबर और विपरीत दिशा में काम करते हैं
तो दोनों संतुलित हो गए और पवन का प्रवाह इधर हो गया ना। दाब प्रवणता बल पवनों को इधर धकेल रहा है, कोरियालिस बल इस विपरीत दिशा में, और दोनों इक्वल हैं तो समदाब रेखाओं के समानांतर पवनों का प्रवाह शुरू हो जाता है, जिन्हें जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। जो जियोस्ट्रॉपिक पवनें होती हैं, भूविक्षेपी पवनें, इनका वेग वायुदाब प्रवणता के समानुपाती होगा। वायुदाब प्रवणता जितनी अधिक होगी, भूविक्षेपी पवनों का वेग उतना ही अधिक होगा। लेकिन क्या होता है कि पवन का वेग जो लैटिट्यूड है उसकी साइन पे निर्भर करता है। लैटिट्यूड का साइन ना 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 23, 40, 50, 60, 70, 80, 90 तक होता है ना अक्षांश की डिग्रियां। तो इनका जो साइन होता है, साइन थीटा आप निकालते हैं ना, साइन 0 बराबर 0 और साइन 90 बराबर 1। तो जिस तरह से लैटिट्यूड के साइन का मान बढ़ता जाएगा, जियोस्ट्रॉपिक पवनों का वेग उतना ही घटता जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती है। और पवन का घनत्व जितना ज्यादा होगा, भूविक्षेपी पवन, यहाँ हमने केवल पवन लिखा है लेकिन इसका सेंस है भूविक्षेपी पवन का वेग उतना कम होता जाएगा। अब क्या होता है, धरातल के निकट भूविक्षेपी पवनों की उत्पत्ति, जियोस्ट्रॉपिक विंड की उत्पत्ति धरातल के निकट नहीं होती। भूविक्षेपी शब्द जानिए या न जानिए, लेकिन जो स्पेसिफिक टर्म है जियोस्ट्रॉपिक विंड, ये शब्द आपको याद रखना है, एंटीट्यूटिक शब्द याद रखना है। तो ये जियोस्ट्रॉपिक जो विंड होती है, क्या होता है, धरातल के निकट उत्पन्न नहीं होती, वायुमंडल में ऊंचाई पर उत्पन्न होती है, क्योंकि धरातल के निकट घर्षण बल काम करता है। तो ये आदर्श दशा जियोस्ट्रॉपिक विंड के उत्पन्न नहीं हो पाती है। जियोस्ट्रॉपिक विंड के बारे में आपको इतना ही पढ़ना था। एक और शब्द है ग्रेडियंट विंड। ग्रेडियंट विंड क्या होती है, ऐसी पवनें होती हैं जो समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है। समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने वाली पवनों को क्या कहते हैं, ग्रेडियंट विंड कहते हैं। तो आपने पढ़ा समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होने वाली पवनों को जियोस्ट्रॉपिक विंड भी कहते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है, जियोस्ट्रॉपिक विंड जो होती है समदाब रेखाओं के समानांतर प्रवाहित होती है, लेकिन सीधे मार्गों का अनुसरण करती है। और इसके लिए कई कंडीशंस हैं कि जब दाब प्रवणता बल भूविक्षेपी बल बराबर हो जाए, भूविक्षेपी या कोरियालिस फोर्स और दाब प्रवणता बल बराबर होगा, तब समदाब रेखाओं के समानांतर सीधे पवनें प्रवाहित होंगी, जिसे जियोस्ट्रॉपिक विंड कहते हैं। और इसके लिए और कई कंडीशन है, जियोस्ट्रॉपिक विंड धरातल के निकट नहीं, वायुमंडल में ऊंचाई पर ही निर्मित होगी। ये सब कंडीशंस आपने पढ़ा है। और जो ग्रेडियंट विंड होती है, समदाब रेखाओं के समानांतर तो प्रवाहित होती है, लेकिन ये चक्रवातों या प्रचक्रवातों में प्रवाहित होती है और न्यून कोण पर काटते हुए केंद्र की ओर या केंद्र से बाहर की ओर बढ़ती है। लेकिन छोटे से भूभाग के लिए देखेंगे तो ये क्या होती है, समदाब रेखाओं के समानांतर होती है। लेकिन सर्कुलर पाथ पर प्रवाहित, समदाब रेखाओं के समानांतर सर्कुलर पाथ पर प्रवाहित होने वाली पवनों को ग्रेडियंट विंड कहते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक है फ्रिक्शन विंड। फ्रिक्शन विंड घर्षण बल क्या है, ऐसी धरातल के निकट प्रवाहित होने वाली ऐसी पवनें जो उच्चावच से प्रभावित होती हैं। ऐसे पवनें प्रवाहित हो रही है, कहीं मैदान है, कहीं पठार है, कहीं पर्वत आ गया, फिर पठार आ गया, फिर मैदान आ गया, फिर सागर तटीय मैदान आ गया। तो क्या होगा, पवनों का वेग प्रभावित होता रहेगा, पवनों की दिशा भी उच्चावच से, पवनों का वेग और दिशा उच्चावच से प्रभावित होती रहती है। ऐसे पवनों को घर्षण बल कहते हैं, घर्षण पवन कहते हैं। और घर्षण पवन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आप लोग भी बुक्स में पढ़ेंगे। तो यही महत्वपूर्ण इन पवनों के बारे में बचा हुआ था। पवन का टॉपिक कंप्लीट होता है। कल से हम लोग आर्द्रता पढ़ेंगे, ज्योमेट्री पढ़ेंगे। एक आपसे फैक्ट पूछते हैं कि टेफीग्राम क्या होती है। टेफीग्राम एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग 3 डायमेंशनल पिक्चर्स जो होते हैं ना, 3 डायमेंशन वाली किताबें होती थी, उनको देखने के लिए जिस चश्मे का प्रयोग करते हैं, चश्मे जैसा जिस यंत्र का प्रयोग करते हैं, उसे क्या कहते हैं, टेफीग्राफ कहते हैं, उसे टेफीग्राफ। एक फैक्ट आपको बता रहे हैं।